हेलो दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था एलसीएम एंड एचसीएफ। आज की इस क्लास में देखते हैं औसत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया है 76, 48, 84, 66, 77, 64 का औसत कितना होगा। तो औसत का फार्मूला होता है, जब भी औसत निकालना हो तो औसत बराबर फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। यानी जितने भी नंबर दिए गए हों उनको काउंट कर लेंगे और जितने नंबर दिए गए होंगे उसमें भाग करा देंगे तो औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा गया 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत कितना होगा। तो सबसे पहला काम होगा इनको सबको जोड़ना होगा। तो 76, 64, 48, 76, 64, 48, 66, 70 और 64 दे दिया गया है। इन सब का औसत निकालना है। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन सबको जब जोड़ेंगे 76, 48, 84 है। इन सबको जोड़ेंगे। इसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 का भाग करा देंगे। तो हमने किया क्या, सभी नंबर्स को जोड़ दिया और इसके बाद जितने नंबर थे इसका भाग करा दिया। जब इनको जोड़ेंगे तो इनको जब जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा 408 और नंबर कितने हैं 6। जब इसमें भाग कराएंगे तो इनका औसत आ जाएगा 68। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का, जब भी प्रथम शब्द कह दे तो यहाँ 100 धन पूर्णांक उनको लिखने हैं। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक होता है 1 2 3 प्लस का डॉट डॉट करके यहाँ से हमको 100 तक लिखना है। अब अगर इसका औसत निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि इसका पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि इन पूर्णांकों के योग का फार्मूला क्या होता है। उससे हम योग करने के बाद फिर इसके बाद हम यहाँ पर 100 पूर्णांक है तो 100 का भाग कराएं तो औसत आ जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका और भी होता है। उस तरीका क्या है, देखा यह जाता है कि सब में एक निश्चित अंतर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये सब एक निश्चित क्रम में लिखे गए हैं, अर्थात इनमें एक निश्चित अंतर है। इसमें एक बढ़ाएं तो आगे का धन पूर्णांक मिलेगा, फिर उसमें यहाँ एक जोड़ेंगे तो आगे का धन पूर्णांक मिलेगा। ये सभी एक निश्चित क्रम में है कि नहीं है। जब एक निश्चित क्रम में हो तो सीधे औसत का फार्मूला होता है औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। सीधे कर देंगे, औसत आ जाएगा। ये औसत कब लगाते हैं, जब इनमें एक निश्चित क्रम हो। अगर निश्चित क्रम नहीं है तो फिर सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर होंगे उनका भाग कराएंगे। तो प्रथम संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है और अंतिम संख्या कितनी है, 100 बटे 2। ये हो जाएगा 101 बटे 2। इसका जब आधा करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। अर्थात इसका औसत आ जाएगा 50.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य यानी तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। कितनी हो गई, 3 3 6 हुई है। 11 के बाद आ जाएगा 13, के बाद 17, 17 के बाद 19। अब देखते हैं 3 3 6 2 8, आगे लिखेंगे 23। यहाँ से हमने देखा कि ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या है। अब देखते हैं क्या इनमें कोई निश्चित क्रम है। यहाँ पर अंतर है 1 का, यहाँ पर अंतर है 2 का, फिर 2 का, फिर 11 का। तो यहाँ पर कोई निश्चित क्रम नहीं है। अगर निश्चित क्रम ना हो तो फिर किया ये जाता है कि सबको जोड़ा जाता है। फिर जितने यहाँ पर इनको जोड़ के इसमें भाग करा देंगे 9 का, क्योंकि इसमें कहा था प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कितनी है। जब इनके जोड़ेंगे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। अर्थात इनका औसत आ जाएगा 11 सही 1 बटे 9। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम शब्द कह दे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यहाँ पर होती है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8,
फिर इसी तरह से दांत दांत करेंगे। प्रथम 10 उसने कहा है, तो जब 10वीं होगी जो सम संख्या है वो होगी 20। आगे उसने क्या कहा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखते हैं क्या इनमें कोई निश्चित क्रम है। इसमें दो जोड़ेंगे, सब में दो दो का ही अंतर, ये सीरीज दो दो के आगे बढ़ती चल रही है। तो देखते हैं, तो इसका औसत निकालेंगे सीधे अंतिम संख्या और प्रथम संख्या, तो अंतिम संख्या है 20, प्रथम संख्या है 2, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 का आधा आ जाएगा 11, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 11। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, डॉट डॉट करके यही सीरीज चलेगी। उसने कहा है कि 100 से कम, तो 100 से कम यानी अंतिम वाली हो जाएगी 99। इसमें भी एक निश्चित क्रम है। देखो 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे, 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, अर्थात प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में 2 ज्यादा है कि नहीं है, यानी प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या से 2 ज्यादा है, यानी 2 2 आगे क्रम चल रहा है। तो इनका औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। अंतिम संख्या 99 है, प्रारंभिक संख्या 1 है, तो 99 प्लस 1/2 यानी 100/2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा गया 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। यहाँ पर 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा है कि 50 से कम, उसने कहा है 50 तक, तो इसमें 50 को भी हम शामिल कर लेंगे। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। इसमें भी एक निश्चित क्रम है सब में, तो इनका औसत निकालने के लिए हमने बताया था कि अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2। तो अंतिम संख्या 50 है, प्रारंभिक संख्या 2 है, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 52, 52 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 26, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 26। आया समझ में कि नहीं आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या कहा गया है देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का मतलब है कि जो 3 का टेबल है उसको 5 बार लिखेंगे। तो 3 का पहला गुणज 3 हो जाएगा, दूसरा गुणज 6 हो जाएगा, तीसरा 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। उसने यही कहा था कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। अब यहाँ पर औसत निकालना है। सब में देखते हैं कि एक निश्चित क्रम है, सब में एक निश्चित क्रम है, तो इनका औसत निकालने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है। प्रारंभिक संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 15 प्लस 3/2 ये हो जाएगा 18, 18 का आधा करेंगे 9, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 9। वैसे भी एक तरीका ये भी होता है, औसत का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाली संख्या। अगर एक निश्चित क्रम चल रहा हो तो औसत का मतलब एग्जैक्ट बीच की संख्या। तो ये 5 संख्याएं हैं, तो इनमें एग्जैक्ट बीच की संख्या कौन सी है, मध्य की संख्या यही 9 ही तो है, अर्थात औसत का मतलब ये भी होता है कि मध्य की संख्या कब, जब एक निश्चित क्रम हो। तो यहाँ पर एक निश्चित क्रम में थे तो मध्य की संख्या इनमें 9 ही है कि नहीं, तो सीधे डायरेक्ट औसत ऐसे भी कह सकते थे कि इनका औसत 9 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं, कहने का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 100 होगा। एक तो तरीका ये है कि 1 से लेकर 10 तक के सबके पहले वर्ग लिखो, फिर जोड़ो, फिर इसके बाद उसमें 10 का भाग कराओ तो भी आ जाएगा। नहीं तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक फार्मूला होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1/6 n प्लस 1, अगले पोस्ट में 2n प्लस 1। इस फार्मूले से इनका योग आ जाएगा। अगर यहीं से डायरेक्ट हम औसत का फार्मूला निकालें तो औसत में हमने बताया था योग बटे संख्या। तो अगर लास्ट में यहाँ पर n है तो यानी इसमें कितनी संख्या है, n है, तो n का भाग भी तो कराएंगे। ये n से n ये खत्म हो जाएगा तो डायरेक्ट इनके औसत का फार्मूला आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1।
यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 1/6 n+1, अगले क्वेश्चन में 2n+1। n का मान यहाँ पर 10 दिया गया है, ये n का मान 10 इसमें रख देंगे, आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर ये दे रहे हैं n का मान 1/6, n की वैल्यू जब 10 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 11, 10 दूना 20 से 21 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 3 दूना 6, ये 11 सते 77/2 हो जाएगा। 77/2 दशमलव में आएगा, 70/2 का आधा मतलब हो जाएगा 2/3, 6 हो जाएगा 38.5, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगा देंगे, योग का फार्मूला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि यदि 25a + 25b = 115, 25a + 25b = 115 है, तो a तथा b का औसत, a और b का औसत का मतलब होता है दोनों को जोड़ के, a और b यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग करा देंगे। जब ये ज्ञात करेंगे तभी तो इनका औसत मिलेगा। a और b की वैल्यू यहाँ से हम देखते हैं, ज्ञात कर सकते हैं क्या? दोनों में 25 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a + b = 115। यहाँ से निकालेंगे तो a + b = 115/25। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 5 25, ये आ जाएगा 23/5। a + b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 23/5, नीचे 2 था, ये हो जाएगा 23/10 यानी 2.3, अर्थात a और b का औसत आ जाएगा 2.3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? शुरुआत में 5 संख्याओं का औसत दिया गया है कि 10 है। एक चीज अभी हमने फार्मूला एक बताया था, औसत बराबर योग बटे संख्या, ये फार्मूला हमने पीछे बताया था। अगर हम तिर्यक का इसमें गुणा कराएं तो एक फार्मूला नया निकल के आता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या। यानी अगर हमको ये बता दिया जाए कि इतनी संख्याओं का औसत इतना है तो इनका योग कितना होगा, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते? अगर हमको ये औसत पता है और संख्याएं पता है, जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो क्या हम इन 5 संख्याओं का योग नहीं निकाल सकते हैं? तो निकालेंगे तो इन 5 संख्याओं का योग 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि संख्याएं यानी इनकी संख्या दी गई है 5 और औसत दिया गया है 10। आगे कहा गया है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? जब इनमें हम कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो पहले संख्या थी 5, अब संख्या हो जाएगी कितनी? 6, और औसत कितना हो रहा है? अब औसत हो रहा है 12। इसके हिसाब से अब योग हो जाएगा 72। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले योग था 50, अब योग हो गया है 72। ये पहले योग 50 था, अब 72 हो गया है। ये योग बढ़ क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पर हमने एक नंबर मिला दिया, एक संख्या अन्य संख्या मिला दी है। तो पहले योग 50 था, अब 72 है, कितना बढ़ा है? तो घटाएंगे तो आ जाएगा 22, अर्थात जो हमने संख्या मिलाई थी वो आ जाएगी 22। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। कहा गया यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो यहाँ पर उसने खुद कह दिया है क्रमागत। हमने कहा था एक निश्चित क्रम होना चाहिए, क्रमागत का मतलब ही होता है क्रम से। उसने कहा है 7 क्रमागत संख्याएं, तो इस तरह से हम 7 खाने खींचेंगे। 7 क्रमागत संख्याएं निकालनी है, हमने 7 खाने ले लिए। उसने कहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। अभी हमने बताया था औसत का मतलब बीच वाली संख्या होती है, तो यहाँ पर बीच वाला कॉलम यही तो है, अर्थात यही तो औसत है और यही 33 है। नहीं समझ में आई बात? और क्रमागत मतलब यहाँ का है क्रमागत संख्या। अगर यहाँ पर क्रमागत सम कहता है या क्रमागत विषम कहता है तो सम विषम लेते हैं। केवल क्रमागत कहा है तो मतलब फिर ये गिनती से है, क्योंकि अगर क्रमागत संख्या केवल कहता है तो ये गिनती ही होती है 1 से शुरू होकर के। आगे देखते हैं। उसने कहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 33 के बाद क्या आएगा? 34, इधर 35 होगा, इधर 36 होगा। 33 के पहले 32, 31 और 30। अब जो भी पूछेगा हम सभी संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं। उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 36, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया?
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा है कि 4 क्रमागत, तो इसी तरह से इसमें भी हम 4 खाने पहले खींच लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। अब यहाँ पर अगर हम तुमसे कि पूछें कि इसमें बीच वाला खाना कौन सा है, तो इसमें बीच वाला जब सम संख्याएं होंगी यानी जब सम स्थान होंगे तो बीच वाला एग्जैक्ट तुमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर उसने कहा 27 है, तो ये 27 यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा? इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पर ही तो 27 होगा। आगे उसने कहा 4 क्रमागत सम संख्याएं, अर्थात इन जो खानों में लिखी जाएंगी वो सम संख्याएं लिखी जाएंगी, क्योंकि सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 27। तो ये बताओ 27 के आगे कौन सी सम संख्या होती है? 28 होती है। 28 के बाद सम संख्या 30। 27 के पहले कौन सी सम संख्या होती है? 26। और 26 के पहले 24। इन खानों में हम सम संख्याएं ही लिखेंगे, क्योंकि सम संख्याओं का ही औसत दिया गया है। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है कि सतत 5 विषम, सतत का मतलब ही क्रमागत ही होता है। 5 इस तरह से पहले इसमें कॉलम खींच लेते हैं। आगे उसने क्या कहा है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि बीच वाला खाना कौन सा है, तो बीच वाला खाना ये है, यही औसत होता है। तो ये औसत उसने कहा है कि कितना है? 95 है। तो यहाँ से आगे लिख लेते हैं। और यहाँ पर लिखना कैसी है? विषम संख्याएं लिखनी है, तो 95 के आगे विषम संख्या। और एक चीज ये भी ध्यान देना कि विषम संख्याओं या हो, विषम संख्याएं हो या सम संख्याएं हो, इनमें अंतर 2-2 का होता है। 95 में आगे 2 जोड़ेंगे 97, 97 में 2 जोड़ेंगे 99, 95 में 2 घटाएंगे 93, 93 में 2 घटाएंगे 91। इतनी बात समझ में आई? हमने ये सभी संख्याएं निकाल दी। आगे उसने कहा है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम। अवरोही क्रम में चौथे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अवरोही क्रम में कह रहा है, तो चौथा स्थान में कौन संख्या रहेगी? 93 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया A, B, C, D 4 क्रमागत। इस तरह से इसमें भी 4 कॉलम खींचेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। यहाँ भी औसत जब देखो, जब विषम संख्या स्थान होंगे, विषम स्थान होंगे, तो जो तुम्हारा औसत आएगा एग्जैक्ट बीच में होगा। तो एग्जैक्ट बीच में मतलब ये 42, यही तो औसत है 42। लेकिन ये औसत निकालना किसका था? 4 क्रमागत विषम संख्याओं का। 42 तो एक विषम संख्या नहीं है। 42 के आगे कौन सी विषम संख्या होती है? 43। 43 में 2 जोड़ेंगे 45, 42 के पहले 41 और 41 में 2 घटाएंगे 39। अर्थात उसने हमसे पूछा क्या है? और ये क्रम से थी, ये A था, ये B थी, और ये C थी, और ये D थी। उसने कहा है कि B और D का गुणनफल कितना होगा? तो B है 41 और D है 45। इनका दोनों का गुणा कराएंगे तो गुणनफल आ जाएगा 1845। यही गुणनफल ही तो उसने पूछा था, नोट करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया 5 क्रमागत सम संख्याओं। तो 5 इस तरह से तुरंत इसमें भी कॉलम बना देंगे। 5 कॉलम हमने बना लिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। तो औसत का मतलब एग्जैक्ट बीच वाली संख्या, तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या 66 है कि नहीं है? 66 के आगे कौन सी यहाँ पर लिखनी किस प्रकार थी? 5 क्रमागत विषम संख्याएं लिखनी थी। 66 के आगे होगा 68, 68 के आगे 70, 66 के पहले होगा 64, 64 के पहले होगा 62। ये क्रम से थी ABCDE। आगे उसने हमसे पूछा क्या है? कहा है कि B तथा E का गुणनफल कितना होगा? तो B है 64, E है 70। गुणा कराएंगे 7 को 28, 7 42, 7 42 या 2 44। तो ये कितना हो जाएगा? 4480। अर्थात B और E का गुणनफल 4480 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर E इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। तो हम 5 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 क्रमागत संख्याएं हैं कि नहीं है? इनका औसत उसने x कहा है, तो इसके हिसाब से इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 3 ही तो होगा। देखो
इसमें अगर हम देखें तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हमने ली थी, तो इसके हिसाब से इनका औसत कितना आया, 3 आया कि नहीं आया, अर्थात यही x की वैल्यू है कि नहीं। आगे का है, यदि अगली दो संख्याएं और मिला दी जाएं, अगली दो संख्याएं मिलाने का मतलब 5 के आगे 6 भी ले लिया जाए, 7 भी ले लिया जाए। लिखते हैं नीचे 1 2 3 4 5 6 7, हमने अगली दो संख्याएं और मिला दी हैं, तो अब इनका औसत कितना होगा, एग्जैक्ट बीच वाली संख्या कौन सी होगी, 4 ही तो होगी। देखो पहले औसत था 3, अब औसत हो गया है 4। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, ऑप्शन है 1 की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन 1.4 की वृद्धि, तो तीसरा ऑप्शन 2 की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। तो खुद स्पष्ट है कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया यदि यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो अगर हम यम संख्याएं हैं इनका औसत n स्क्वायर है, तो ये यम n स्क्वायर जो होगा इन यम संख्याओं का योग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे उसने कहा है कि n संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत यम स्क्वायर है, तो यहाँ से जो n यम स्क्वायर होगा ये n संख्याओं का योग होगा कि नहीं होगा। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो ये यम संख्याओं का योग था, ये n संख्याओं का योग था, अर्थात ये m प्लस n संख्याओं का योग नहीं आ जाएगा। इनको दोनों को जोड़ते हैं, यम n स्क्वायर n यम स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, यम n मिल जाएगा, तो एक क्वेश्चन में n होगा, अगले क्वेश्चन में यम हो जाएगा। ये जो हमने ज्ञात किया है ये यम और n यानी यम प्लस n संख्याओं का योग आया है। उसने कहा यम प्लस n संख्याओं का औसत, औसत का मतलब होता है योग बटे संख्या, किनका औसत पूछ रहा है, यम प्लस n का, तो यम प्लस n से ये यम प्लस n खत्म हो जाएगा, अर्थात इनका औसत आ जाएगा यम n, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 संख्याएं थी, औसत 7 था, तो इनका योग आ जाएगा 21 नहीं आ जाएगा, 3 7 21। आगे का है पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो इनमें से दो संख्याओं का औसत 4 है, तो इन दो संख्याओं का योग हो जाएगा 8। 3 संख्याओं का योग था 21, दो संख्याओं का योग है 8, तो ये 8 क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने इसमें एक संख्या भी कम कर दी है। तो वो कौन सी संख्या कम कर दी है, तो 21 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 13, अर्थात वो कम की जाने वाली संख्या आ जाएगी 13, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग 28 है। हमने मान लिया 3 संख्याएं a प्लस बी यानी a b c हैं, अर्थात इनका योग उसने दे दिया है कि तीनों का योग 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की जो आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यहाँ से अगर हम a अनुपात b निकालना चाहें तो 1 अनुपात 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो 3 संख्याओं का योग औसत 28 है, संख्याएं कितनी है 3 है, औसत 28 है, तो 3 में 28 का गुणा करा देंगे तो 84 आ जाएगा, अर्थात इन तीनों संख्याओं का योग 84 आ जाएगा। आगे उसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यहाँ से a बटे b ज्ञात करेंगे, अर्थात a अनुपात b ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात 2। आगे का आगे तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, यहाँ से निकालेंगे b बटे c तो आ जाएगा 1 अनुपात 2 आ जाएगा, यहाँ से b बटे c निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अनुपात 2, अर्थात यहाँ से b अनुपात c बराबर आ जाएगा 1 अनुपात 2, यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 आ जाएगा। इस अनुपात के हिसाब से पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2 और तीसरी संख्या 4। इस अनुपात के हिसाब से इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 4 2 6 1 7, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया था 84, तो 1 बराबर हो जाएगा 12 के। आगे उसने हमसे पूछा क्या है, पूछा है तीसरी संख्या कितनी होगी, जो तीसरी संख्या बराबर है 4, तो 1 बराबर 12 के, तो 4 बराबर हो जाएगा 48 के, अर्थात चौथी संख्या हो जाएगी 48। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया 5 संख्याओं का योग 240 है, 5 संख्याओं का
का सीधे उसने योग हमको दे दिया है, कितना है 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, तो दो संख्याएं थी, औसत 30 था, तो गुणा कराने से दोनों का योग आ जाएगा 60। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तो इनका योग आ जाएगा 140। अर्थात प्रारंभिक दो संख्याएं थी, औसत दिया गया था 30, योग आ जाएगा 60। अंतिम दो संख्याएं थी, औसत दिया गया 70, योग आ जाएगा 140। यहाँ से अगर हम इनको दोनों को जोड़ें तो आ जाएगा तुम्हारा 200। ये दो संख्याएं थी, ये दो संख्याएं थी, हमने देखा कि ये चार ही संख्याओं का तो योग 200 है। ऊपर ये योग दिया गया था 5 संख्याओं का 240, अर्थात ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें 5 संख्याएं हैं, इसमें 4 संख्याएं हैं। तो अगर इस 240 में इस 200 को घटा दें तो आ जाएगा 40। हमको पता चल जाएगी कि वही मध्य की संख्या कौन सी है, उसने पूछा है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या पता चल जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी 40। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है। कहा गया 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत उसने दिया है 306.4 है, तो इसमें अगर हम 5 का गुणा करा दें तो इन 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। 5 को 20 हो जाएगा, 5 का 30, 2 32 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अर्थात इन 5 संख्याओं का योग आ गया 1532। आगे उसने कहा है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। पहली दो संख्याओं का औसत उसने 431 कहा है, तो इन दो संख्याओं का योग हम नहीं निकाल सकते हैं। 2 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 862 आ जाएगा। आगे उसने कहा है अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है, तो अंतिम दो का औसत 214.5 है। 2 का गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 429.0 यानी 429 आ जाएगा। अगर हम इनको दोनों को जोड़ दें तो इन 4 संख्याओं का योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 2 11, 6 2 8 1 9 आ जाएगा, 8 4 12। हमने देखा कि इन 4 संख्याओं का योग आया 1291, यानी इन 5 संख्याओं का योग था 1532। ये ज्यादा क्यों था, इनमें एक संख्या एक्स्ट्रा शामिल है। तो अगर हम 1532 में 1291 घटा दें तो आ जाएगा तुम्हारा 241। अर्थात वो तीसरी संख्या या फिर मध्य की संख्या, उसने कहा है तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 1532 में 1291 घटाएंगे, आएगा 241। ये राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या होगी, ये भी इसी प्रकार का आ जाएगा। आगे कहा गया है 13 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 7 का औसत 63 है, अंतिम 7 का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या होगी, ये भी इसी टाइप का ही है, आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। तो अगर हम यहाँ से a और b का योग निकालें तो 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सबको पता है कि दो संख्याएं थी, औसत 20 था, गुणा करा दिया 40 हो गया, तो ये इन दोनों संख्याओं का योग आ गया। b तथा c का औसत 19 है, तो यहाँ से हम b और c का योग निकालेंगे तो 19 में 2 का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 38। आया समझ में कि नहीं आया। c तथा a का औसत 21 है, तो यहाँ से हम c और a का एक निकालेंगे तो 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा। अब हमारे पास 3 समीकरण है, इन तीनों समीकरणों का प्रयोग करके हमको ABC के मान ज्ञात करने हैं। पहला काम, तीनों को जोड़ देंगे तो 2 बार a होगा, 2 बार b होगा, 2 बार c होगा। 2 सब में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 4 4 8 3 11 1 12 हो जाएगा। यहाँ से a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगा 60। इतना करना सबको समझ में आया। अब उसने हमसे पूछा है कि a का मान कितना है, तो देखते हैं इन समीकरणों में किसमें a नहीं है, तो ये दूसरे समीकरण में नहीं है। अर्थात यहाँ पर अगर हम b और c की वैल्यू रख दें तो b प्लस c की वैल्यू कितनी है 38, तो a प्लस 38 बराबर 60 के। तो यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस 38, 10 में 8 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, अर्थात a की वैल्यू आ जाएगी 22, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, देखते हैं कैसे करेंगे।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 है। तो यहाँ से ए और बी का हम योग निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 28,000। आगे कहा गया बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 है। तो यहाँ से बी और सी का हम योग निकालेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे तो डबल 0 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3, अर्थात आ जाएगा 31,000, 2 छक्का 12, 31,200 आएगा। सॉरी 2 का गुणा कराएंगे, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3। आगे उसने कहा ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो यहाँ से ए और सी का योग निकाल सकते हैं तो 2 का इसमें गुणा कराएंगे, डबल 0, ये आ जाएगा 28,800। सेम वही क्रिया इसमें भी तीनों को जोड़ के बी की वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहला काम तीनों को जोड़ेंगे तो 2 कोष्ठ में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जोड़ते हैं 0 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 8 8 16, 1 17, 1 18 हो जाएगा, 8 8 16, 1 17, 1 18, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7 1 8। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 44,000। आगे उसने क्या कहा है कि b की मासिक आय कितनी है। तो b की मासिक आय निकालना है। इन तीनों समीकरणों में देखो ऐसा कोई समीकरण है जिसमें b ना हो, इसमें भी b है, इसमें भी है, तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पर a प्लस सी की वैल्यू पुटअप कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी, है कितनी 28,800 प्लस b बराबर 44,000। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 15,200, अर्थात b की वैल्यू है 15,200। इसको भी नोट करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। यानी अभी उसने ये नहीं बताया कि समूह में विद्यार्थी हैं कितने। आगे उसने कहा इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं। यानी 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक उसने दे दिए हैं। एक के प्राप्तांक 78 हैं, एक के प्राप्तांक 69 हैं और एक के प्राप्तांक उसने दे दिया है 48 है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो इन 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग आ जाएगा 9 8 17, 17 8 हो जाएगा, 9 8 17 और 8 7 25 आ जाएगा, 6 4 10 7 17 2 19। यानी हमने देखा कि इन तीनों के प्राप्तांकों का टोटल योग कितना आया 195। उसने कहा है इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के। यानी इन 3 को हटा देने से शेष 6 विद्यार्थी और रहते हैं। यानी टोटल हमको पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी 9 होंगे, तभी तो 3 के बाद उसने कहा है कि शेष 6 है। यानी टोटल विद्यार्थी हैं 9। और कुल का उसने शुरुआत में कहा था कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। तो 9 का गुणा कराएंगे तो 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 55 56। यानी टोटल योग है 567 और इनका तीनों का योग 195 है। तो अगर हम 567 में ये 195 घटा दें तो 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 में 1 घटाएंगे 3। हमने देखा आ गया 372। कहा गया शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। शेष 6 विद्यार्थी हैं तो अब 6 का भाग कराएंगे औसत निकालने में, ये हो जाएगा 6 6 36, 6 दूनी 12। अर्थात इन शेष 6 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक हो जाएंगे 62। अर्थात इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। छात्र थे 28 और औसत था 50। तो हम गुणा करा के यहाँ से इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणा कराएंगे 5 8 40, 5 2 9 10 4 14। यानी हमने देखा कि इन 28 विद्यार्थियों के टोटल प्राप्तांक कितने हो गए 1400। कहा है इसमें से 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। तो इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। 28 छात्र थे, अगर 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे तो अब छात्र बचेंगे कितने 20 छात्र। जब छात्र चले गए तो औसत में कितने की वृद्धि होती है 5 की। तो अब औसत हो गया है 55, क्योंकि शुरू सवाल में उसने खुद कहा है कि जिससे औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि होती है। पहले 50 था, 5 की वृद्धि होगी तो 55 हो जाएगा। अब योग कितना होगा, गुणा कराओगे तो 110 आ जाएगा।
पहले योग 1400 था, अब योग है 1100। ये कम क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर 8 विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। तो इन 8 विद्यार्थियों का कितना योग कम हुआ है? ये 300 ही तो कम हुआ है। देखो 1400 में 1100 बताएंगे 300। ये कितने विद्यार्थियों का कम हुआ है? 8 का। उसने यही पूछा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो हम ये ज्ञात कर लें कि जो छात्र विद्यालय छोड़कर गए हैं उनके प्राप्तांकों का योग कितना है। तो ये तो योग अभी हमने 300 निकाला है, औसत निकालना है तो 8 का भाग करा देंगे। जब इसमें भाग करा के कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 37.5, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 37.5। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। विद्यार्थियों का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, कुल छात्र। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? अगर यहाँ से पहले हम लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कर लें तो फिर उसी अनुपात से हम इनका परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एलिगेशन लगा सकते हैं। क्यों? लड़कों का अलग औसत दिया गया है, लड़कियों का अलग दिया गया है, कुल विद्यार्थियों का अलग दिया गया था। हमने औसत के लिए बताया था कि सेम डाटा होना चाहिए। देखो तीनों का औसत ही दिया गया है, ये नहीं है कि किसी का योग दिया गया हो। तो एक तरफ हम लिखते हैं, एक तरफ दिए गए लड़कियां, एक तरफ दिए गए लड़के। तो लड़कियों और लड़कों का कुल का औसत देखो, लड़कियों का औसत दिया गया है 80 है, लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत 60 है। कुल का औसत कितना दिया? किसी कक्षा के विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 68 है, कुल का औसत दिया गया है 68। यहाँ से इनका हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो 68 में जब 60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, और इधर जब घटाएंगे तो 10 में 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 10 में 2 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। अर्थात इनका अगर अनुपात निकालें तो 4 दूना 8, 4 3 12, अर्थात यहाँ पर अनुपात आया 2:3। इस अनुपात के हिसाब से लड़कियां 2 हैं और लड़के कितने हैं? 3 हैं। उसने पूछा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो प्रतिशत जिसका भी प्रतिशत निकालना हो, जैसे यहाँ पर प्रतिशत लड़के निकालने हैं तो लड़कों की संख्या बटे कुल गुणा 100। अगर लड़कियों का प्रतिशत निकालना होगा तो लड़कियों की संख्या बटे कुल गुणा 100। तो यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत निकालना है तो लड़के इस अनुपात के हिसाब से हैं कितने? 3। इस अनुपात के हिसाब से कुल कितने होंगे? 3 2 5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 5 9, यानी ये आ गया 60%। यहाँ से लड़कियों का निकालना हो तो यहाँ पर आ जाएगा 2/5 गुणा 100, यानी 40% आ जाएगा। उसने केवल हमसे पूछा था कितने प्रतिशत लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक 35 हैं। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? यहाँ पर भी 2 प्रकार का डाटा है। एक तरफ हम लिखेंगे उत्तीर्ण और एक तरफ लिखेंगे अनुत्तीर्ण, और यहाँ पर लिखेंगे कुल। तो उत्तीर्ण का देखो, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक उसने कहा है 39 है और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, और कुल के कितने दिए गए? 35 हैं। और एक चीज ये भी देख लिया करो कि इससे एक कम होगा और इससे एक ज्यादा होगा। 35 से 15 कम है और ये ज्यादा है। अनुपात निकालते हैं। 35 में 15 घटाएंगे 10 आएगा, सॉरी 20 आएगा। यहाँ पर 39 में 35 घटाएंगे, यहाँ से हमने देखा अनुपात कितना आया? 5:1। यानी इस कॉलेज में उत्तीर्ण हुए छात्र 5 हैं और अनुत्तीर्ण 1 हैं। इसके हिसाब से कुल हुए कितने छात्र? अनुपात के हिसाब से 6। लेकिन उसने पहले ही दे दिया था कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी सवाल के हिसाब से टोटल 120 है। तो 6 बराबर 120 के 1 बराबर 20 के। उसने हमसे पूछा क्या है? कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस अनुपात के हिसाब से कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 5। 1 बराबर 20 के है तो 5 बराबर यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो 5 बराबर आ जाएगा 100 के। अर्थात कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? तो 100 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांकों क्रमशः
71 तथा 73 हैं, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो एक तरफ हम लिखेंगे छात्र और एक तरफ लिखेंगे छात्रा। तो उसने कहा है कि छात्र तथा छात्राओं के प्राप्तांक क्रमशः ये 71 है और ये 73 है और ये 71.8 है। यही तो डाटा दिया गया है। सबसे पहला काम होगा, ऐसे अगर हम कहें कि 73 में 71.8 घटाओ, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, सब में 10 का गुणा करा देते हैं, इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, ये हो जाएगा 710, ये हो जाएगा 730, दशमलव हट जाएगा इसमें, ये नीचे जीरो होगा, ये हो जाएगा 718। अब हम कहें अगर कि 730 में 718 घटा दें, तो 730 में 18 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 718 में 710 घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ से अनुपात करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, अर्थात छात्र तथा छात्राओं का अनुपात आ जाएगा 3:2। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।